नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। और आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर से करीब 38 किलोमीटर दूर। और ये जो जगह है, जगह की बात बाद में करेंगे। मेरे पीछे जो गाय हैं, पहले आप उन्हें देखिए और गायों को देखने के समय में आप उनके स्वास्थ्य को देखिए। और स्वास्थ्य को भी देखने से पहले मैं आपको पहली बार एक ऐसी बात गायों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी का जो सनातन कंसेप्ट है मनुष्यों में देखा है, लेकिन यहाँ पर जो 100 एकड़ जमीन में जो करीब 180 गाय हैं, मुझे जो बताया गया है वे ब्रह्मचारिणी हैं, उनमें से मैक्सिमम, ठीक है, मतलब उनको क्रॉस नहीं कराया गया है। और उनको, उनकी जो गोपालिका हैं, उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कृष्णा ने कहा है। दीप्ति मेरे साथ में है। शुरुआत में हमने जो दीप्ति जी ने गाय लाई थी, तो इसी उद्देश्य से लाई थी कि हम इन गायों से कुछ दूध वगैरह लेंगे और उससे पूरा सॉइल डेवलप करेंगे। मतलब इनिशियल उनका जो थिंकिंग ये था कि मैं इकोलॉजिकल कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने सूरतगढ़ से ऑक्शन में गवर्नमेंट गौशाला से ओल्ड काउज ली थी, जो कि अबैंडन होती है, 1 थन 2 थन खराब हुई। वहाँ से उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं इनसे इनके बच्चे करूँगी और फिर इनसे दूध लूँगी या फिर जो भी काम करना है खेती के बारे में वो सब करूँगी। तो उस समय उनकी कंसेप्ट ये थी कि अपन इससे दूध लेंगे और लोगों को बेचेंगे और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 3 साल बाद उनके पास समस्या आई कि हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार होने लगे। कितने साल बाद? शुरू से ही थे बीमार। अच्छा। लेकिन कुछ की उन्हें दूध कम मिलता था इसलिए? जी हाँ। ओके, दूध जयपुर के लोग पीने लगे इसलिए? जी हाँ, हमारे पास कस्टमर्स बहुत थे। लेकिन हमारे बच्चे, बछड़े जो थे, बछड़ियाँ, उनको समस्या हो रही थी उनमें। तो फिर मैं देखने लगी कि क्यों हो रही है, जब हम इनफ दूध दे रहे हैं, 2 थन का दे रहे हैं, सोच के दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, वो आगे जाके वही हर्ड बनाएंगे। लेकिन फिर समझ में आया कि 12 घंटे उनको साथ रखना माँ के साथ ज़रूरी है। माँ केवल दूध ही नहीं देती है, माँ प्यार भी देती है, प्यार करती है, साथ में लिपटाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। वो सब 12 घंटे एटलीस्ट करना ज़रूरी है, तभी हेल्दी होएगा बच्चा। तो ऐसे करते करते फिर हमारे पास गायें बढ़ने लगी और जगह। ये बात आपको कहाँ से पता चली कि 12 घंटे उसको साथ रहना जरूरी है? ये डॉक्टर श्री कुमार के कोर्स से पता चली हमें। गायों को ब्रह्मचारिणी रखने का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्यों आया? ब्रह्मचारिणी रखने का ऐसा नहीं था, हमारी ज़रूरत थी ये। अच्छा। क्योंकि हम गायों का और इंक्रीज नहीं करना चाहते थे हर्ड को। क्योंकि जब भी हमने गाय किसी को दी, जब वो वापस आई तो वो 1/4 उसका वेट रह गया था। वापस क्यों आई? किसी ने बोला कि हम बाहर छोड़ देंगे, हमने कहा नहीं, बाहर मत छोड़ो। मतलब दूध ले लिया उन्होंने और बोला वापस अब आप ही ले लो फिर। तो जब हमने ली तो वो 1/4 वेट में थी। आपको दुख हुआ? दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। तो फिर ये हमने पॉलिसी बना ली कि अब हम गाय नहीं देंगे, अपने सांड नहीं देंगे किसी को। ये 3-4 बार 5-6 बार हुआ। यहाँ पर 100 एकड़ जमीन है, कुछ कर्मचारी भी होंगे, घर का खर्च भी चलाना होगा। एक बूंद दूध आप अगर नहीं लेते हैं, ऐसे में घर का खर्च कैसे चलाते हैं? हम लोग खाना जो है वो बहुत अच्छा खाते हैं, सब्जी उगाते हैं, यहाँ फल उगाते हैं, यहाँ पे सारे अनाज उगाते हैं। तो वो गायों के कारण ही है, वो केवल गायों के कारण ही है। गायों को इस तरह से रखा जाता है एक झुंड में, जैसे पहले ज़माने में रखते थे, कृष्णा रखते थे, कृष्णा लेके जाते थे सारी गायों को, उसी स्टाइल से हम लोग कर रहे हैं। पर अगर हम इस पे निर्भर रहें तो हमको बहुत लिमिटेड अपना खर्चा करना पड़ेगा। इन गायों की एक लिमिटेड आयु है। तो उसके बाद हमको फिर गाय चाहिए। आपका कहना है कि 10 एकड़ जमीन पर एक गाय जो है वो उसको चाहिए और हमको उसी से खाना खिलाना है उसको, उसी से खिलाना है। तो इसका मतलब आप उसके अलावा कुछ और अलग से भी देना? हम लोग गर्मी के टाइम पे हम लोग खरीदते हैं और वो देते हैं। यहाँ की जो इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी को जो दीप्ति के सहयोगी हैं अजित, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि पशु खेत में घुस जाएगा, कुछ खा लेगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। वैसा कभी आपको लगा?
नहीं, एक्चुअली क्या है, हम इन गायों को इसी पर्पज से लाए हैं कि ये पूरा एरिया हरा भरा हो। मतलब हमारा शुरुआत में ये उद्देश्य था कि ये जो जगह है, अगर आप शुरुआत के फ़ोटोज़ देखेंगे, आप दिखाना कि वो पूरा का पूरा धरती जो है वो बैरन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले शुरुआत में। तो यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि ये राजस्थान है, ये डेजर्ट है, तो इसको हम किस तरह से हरा भरा करें, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य था। उसमें इन गायों ने बहुत मदद की है हमें पूरी तरह से हरा भरा करने के लिए। ये जो सारे पौधे पेड़ हम देख रहे हैं, ये सारे गायों के कारण ही यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी पौधा लगाया नहीं हाथ से, केवल हमने बीज फेंके हैं और गायों से यहाँ की गुणवत्ता बढ़ी है, इकोलॉजी बनी है, और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा फार्म है वो हरा भरा हुआ है। उसके बाद हम फल सब्जियाँ भी ले पा रहे हैं। शुरुआत में तो ये था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हरा हो जाए धरती, उतना ही काफ़ी है। तो जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ऐसे ही डेवलप होगी, परंतु ये लाविश इकोनॉमी नहीं होगी। आपके ज़रूरत के लिए आपको सामान मिल जाएगा यहाँ से। इस तरह से ये आगे जाके सस्टेनेबल। केवल आपकी ज़रूरत के लिए या कुछ परिवारों को भी इससे आप उनके किचन तक भी कुछ साग सब्जी भाजी कुछ उतना भी? हाँ, अभी इसी समय हम लगभग 5 से 10 परिवार को यहाँ से हमारे फार्म से उगा हुआ उत्पाद है वो दे सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे पास है। शुरुआत में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। शुरुआत में हमारे पास ना अनाज थे ना सब्जियाँ थी, पूरा एरिया खाली था, कुछ भी नहीं था। अब हमारे पास इतनी क्षमता है कि हमारे खुद के उपयोग के लिए, जो कि फार्म पे रहने वाले लोग हैं, दीप्ति जी का परिवार है, उसके अलावा भी हम 4-5 परिवार को खाना खिला सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे फार्म में है अभी, तो इतना हम उत्पादन कर सकते हैं। क्वालिटी है वो आपको टेस्ट। वो तो आपके चेहरे से भी दिख रही है। मैं 63 इयर्स की हूँ क्या बात है। एंड थोड़ा सा मैंने आपको अपना जो प्रोफाइल है, आप कहाँ से आए, यहाँ क्यों किया, और उस यात्रा को थोड़ा सा शेयर कीजिए। तो हमने करीब 13 साल पहले हम यूएस से आए थे, और इसीलिए आए थे कि मुझे खेती करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, कभी की नहीं थी। तो काफ़ी पढ़ाई की मैंने, काफ़ी बुक्स पढ़ी, और मैं खुद बॉटनिस्ट हूँ। तो सब कुछ पढ़ के यही समझ में आया कि गाय के बिना खेती नहीं हो सकती है। गाय को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है खेती में। तो वो समझने के जमीन इतनी मजबूत हो गई है कि अब अगर हमने उस पर कुछ भी किया तो वो सोना उगलेगी। उगल रही है। जहाँ हम खेती करते हैं वो कुछ नहीं डालते, कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं आती, और सब कुछ हेल्दी होता है। कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, बस गायों को खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर वहीं पे खेती कर लेते हैं। पर छोटे से एरिया में करते हैं खेती, जो हमारी ज़रूरत है उतने। एक साथ बहुत सारे जानवर छोटी सी जगह में और कुछ समय के लिए रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ की जगह साफ़ होगी और वहाँ पे बहुत अच्छा गोबर और गोमूत्र गिरेगा। तो आपको वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा कल्चर है और सारी की सारी जो उर्वरकता है वो एक साथ वहाँ पे गिरेगी। तो इसी कंसेप्ट से कृष्ण भगवान के पास 12 वन थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चरने के लिए जाते थे। उसका एक साइंस है, उसका एक विज्ञान है, उसको समझना होगा कि क्यों उनके पास 12 वन थे। क्या साइंस है? साइंस ये है कि गायों को जब आप एक जगह चराते हो तो आपको खुली चराई हर समय नहीं करनी है। अभी क्या हो रहा है, पहली बारिश हो गई तुरंत गायों को खोल देते हैं, भैंसों को खोल देते हैं सब लोग, और हर गाय हर भैंस खुले में चरती है और हर समय चरती है। उसके कारण क्या होता है, जो उपजाऊ और स्वादिष्ट घास है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसको उगने के लिए समय नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है तो वो गाय रोज़ाना जाके उसी घास को बार बार खा रही है और वो जगह डेजर्ट बन रही है या फिर बंजर बनती जा रही है। तो जब उस एरिया को आप 45 दिन तक रोकोगे, जैसे चातुर्मास का पहला महीना होता है, उसमें हरी सब्जियां वर्ज होती है, वो सिंबॉलिक है। वो एक तरह से आपको ये संदेश देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं चातुर्मास में गायों को भी या पशुओं को भी 1 महीने के लिए चराना नहीं है, वही उसका सिंबल है। दूसरे महीने में दूध अब से चराना शुरू कर सकते हैं क्या? इस महीने से शुरू कर सकते। दूसरे महीने में दूध नहीं, सितंबर से। इतना बड़ी हो गई है वो गाय, हाँ, और उसमें बीज आ गए हैं। तो उसी को भादवे का घी कहते हैं, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि बहुत हरी घास उपलब्ध होती है। उस समय जो दूध मिलता है वो बहुत पौष्टिक होता है। दूसरे महीना होता है सावन का, जो होता है श्रावण का महीना, उसमें दूध वर्ज है, तो उस समय ज़्यादातर बच्चे जन्म लेते हैं। तो उस 1 महीने के लिए आपको दूध नहीं लेना, वर्ज है, क्योंकि उसी समय गाय ज़्यादातर डिलीवरी होती है, गायों के बच्चे होते हैं, तो वो बछड़े को दूध मिलना चाहिए, इसलिए वो वर्ज है।
इस तरह से ये कंसेप्ट है कि जो कि अपने धार्मिक कंसेप्ट हैं वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने ये धरती से जुड़ी हुई चीज़ों से। मतलब वो साइंटिफिक कंसेप्ट हैं जिनको धार्मिक कंसेप्ट के कलेवर में आगे बढ़ाया गया, ताकि लोगों को समझ सके। कंसेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो गाय को आप देखते हैं, ये एक है गाय की दुर्दशा और एक है गाय की ये दशा, ठीक है। तो ये शायद दिशा देने वाली चीज है। इन्हें देख करके आपका जो भाव है उसको कुछ आप बताएं तो। यहाँ पे गायों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो एकदम स्वतंत्र हैं। अदरवाइज़ जब हम गाय को बांध के रखते हैं तो वो इतना नेचुरल और वो लुक उसमें नहीं आता है, ना वो ऐसा फील करती हैं। और गाय का जो स्वास्थ्य यहाँ पे दिख रहा है कि वो एकदम स्वस्थ हैं, एकदम खुश हैं। ऐसा हमें जब गाय बंधी होती है या फिर किसी डेयरी फार्म पे हम जो बंधी हुई गाय होते हैं, जब उनको हम देखते हैं तो वो चीज़ का अनुभव हमें नहीं होता है। यहाँ पे जब जो गायों का जो चेहरा है और जो गाय जो दिखाई दे रहे हैं, उनका जो हाव भाव है वो एकदम मस्त टाइप से अपना पूरा एकदम फ्री स्वतंत्र होके घूम रही हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण में गायों को रखा जा रहा है, हम लोग अनेकों गौशालाओं को देखते हैं, वहाँ पर गायों की स्थिति को देखते हैं, तो जो गायों का यहाँ पर सुंदरता दिख रही है वो इसके प्राकृतिक वातावरण से दिख रही है। इनको अलग से कोई फीड नहीं दिया जा रहा है, चरती हैं प्राकृतिक रूप से। जो औषधियाँ यहाँ पर हैं उनको लेती हैं, इनको बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता है, जो स्वास्थ्य है इनका, वह गौशालाओं में रखी हुई गायों में नहीं मिल सकता। गौशालाओं का भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, और अगर बने वो प्रोटोकॉल तो यहाँ पर जो दिख रहा है, श्याम जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या वो स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल हो सकता है गायों को रखने का गौशालाओं में। देखिए, जब भगवान कृष्ण के पास में या नंद बाबा के पास में 1 लाख गायें थीं, तो 1 लाख गायों को ना तो बांधा जाता था और ना ही उनको कोई सानी बना के खली चुनी चोकर खिलाई जाती थी। जंगल ही आधार थे। और इस धरती पर सृष्टि में यदि कोई पर्यावरण पोषणकारी कोई है तो वो गौ माता ही है। क्षिति जाल जल पावक गगन समीर, ये पंच तत्व जो है, इसको यदि पोषित करना है तो उसके लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई प्राणी है तो वो हमारी गौ माता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने गाय को लगातार इतना महत्व दिया गया है और उसको कहा 33 तरह की एनर्जी गाय के अंदर निवास करती है। गाय के खुर जहाँ रहते हैं, पैर जहाँ गाय रहती है, तो गाय जहाँ रहती है वहाँ पर जल अपने आप ऊपर आ जाता है। मैं खुद गौ पालक हूँ, मेरे पास में गाय हैं। हमने अपने खेत पर 14 फुट जल स्तर को ऊपर किया है और वो उसके पीछे कारण है गाय। तो मैं पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, देश भर में घूम रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि जहाँ पर गाय होती है वहाँ पर जल की समस्या नहीं है। जहाँ जल की समस्या होती है वहाँ गाय रहती है तो जल की समस्या हल हो जाती है। तो आज जो सारी समस्याएँ हैं वो आज जो है, जैसे 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश की जो आबादी है वो 34 करोड़ थी, गौवंश की संख्या 32 करोड़ थी। और आज मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको बताएं या देश के परिप्रेक्ष्य में, तो देश में 141 करोड़ आबादी है और 141 करोड़ आबादी में गौवंश की संख्या लगभग 8-9 करोड़ बची है। यानी जो एक व्यक्ति पर लगभग 1 गाय थी, आज 15-16 व्यक्तियों पर 1 गाय बची है। और इस समय जैसे 1947 के पहले अंग्रेज़ों को भगाना हमारे सामने चुनौती थी, उसके पहले मुगलों को भगाना हमारे सामने चुनौती थी, आज इस देश की धरती को बचाना आज हमारी चुनौती है। पानी को बचाना चुनौती है। आज जहरीली हवा, जहरीले पानी, जहरीला भोजन हम लोगों को उपलब्ध है और बच्चों के लिए वही हम दे के छोड़ के जाएंगे। श्याम जी, उत्तर प्रदेश में हजारों गौशालाएं हैं। आपसे हमने सुना कि 7000 से ज़्यादा गौशालाएं वहाँ हैं। गौशालाओं का उन्हें रिडिज़ाइन करना, उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनका उसके लिए क्या ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम ये देख रहे हैं आप, ये गाय जो हैं इन्हें देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। आदमी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो यहाँ रहने से बीमार आदमी ठीक हो सकता है, और अगर गाय दुखी है तो आदमी के अंदर डिप्रेशन आना ये भी ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पॉलिसी नीतिगत कुछ बदलाव करने का आपको कुछ यहाँ से इनपुट मिलता है? देखिए, हम लोगों को अभी गौ सेवा आयोग का दायित्व मिली है और सारी जिम्मेदारी बाबा ने आपको दी है कि जैसा चाहे करिए। नहीं, निश्चित रूप से महाराज जी की ही कृपा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो 1 करोड़ 90 लाख गौवंश है, तो जब विकसित भारत 2047 होगा तब तक इन गायों की संख्या बढ़ा के हम 6 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। क्योंकि भगवान जब महाभारत हो गया, महाभारत के बाद जो है कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि जाओ भीष्म पितामह से सीख के आइए कि उन्हें अच्छे राज्य का संचालन आपको कैसा करना है। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में भीष्म पितामह के पास गए, तो वो सही सरसैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक ही सूत्र है, यदि गाय आप राज्य को सुखी रखना चाहते हो तो गौवंश का संवर्धन हो, गाय सुखी रहें, गाय प्रसन्न रहें, तो राज्य अपने आप सुखी रहेगा। इसी पैटर्न को लेके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस बात के लिए संकल्पित हैं, और वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं वो। तो हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जो विकसित उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन 7,000 से ज़्यादा जो गौशालाएं हैं, उनमें जो भी जिले स्तर पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनमें एक नीतिगत परिवर्तन अगर करना है तो उसमें आपको भी शामिल होना पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोगों ने देखने के बाद एक निष्कर्ष पे आए हम लोग कि जितनी गौशालाएं भी चल रही हैं, इसमें एकदम रिफॉर्म, एकदम बदलाव करना है, पूरी तरह से बदलाव करना है। और बदलाव में पहला ये है कि हर गाय को कम से कम 10 किलो हम हरा चारा उपलब्ध कराएंगे। मतलब ये हमारा कमिटमेंट है कि जितना भी गौवंश है, जहाँ पर बहुवर्षीय नेपियर चारा होगा, जिसमें नेपियर भी होगी और गिनी घास है, गन्ना घास है, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके साथ में जो अन्य उस क्षेत्र के लोकल जो चारे हैं वो, और उसके साथ में नेपियर उसका सहजन जो है 45-50 दिन बाद कटना चालू हो जाता है और 15 साल उम्र है। तो हम सहजन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ में बरसीम है। तो पहला काम है कि फीडिंग, मतलब हमारे जो 3 काम हैं, पहला काम है फीडिंग, दूसरा काम है ब्रीडिंग, और थर्ड हम लोगों को तीसरा काम है वो है मैनेजमेंट। तो हम फीडिंग इतनी करेंगे कि गाय, जैसे आप देख रहे हैं इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गाय हैं, हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इन गौशालाओं में जो प्रधानों की रुचि नहीं है, क्योंकि अब प्रधान चुनाव आ गए हैं, तो अब प्रधान जो है जो थोड़ा व्यस्त था और ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा। तो अब उन गौशालाओं को महिला स्वयं सहायता समूह, FPO, किसानों को, संतों को वो गौशालाओं सौंपने की तैयारी है। हम लोग इसी पे ही वर्क कर रहे हैं। माने पूज्य महाराज जी ने जिस दिन हम लोगों ने 7 अक्टूबर को 2024 को हमारे पूज्य महाराज जी से हम लोग मार्गदर्शन लेने गए, तो पहले दिन उन्होंने कहा कि एक बार पूरे प्रदेश भर को घूमिए, घूमने के बाद फिर जो गौशाला हैं ये उन लोगों को दीजिए जो गौ सेवा करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में गौशाला का जो प्रबंधन का काम है ये पूरी तरह से एकदम बदलने वाला है। आपने गायों को बहुत देखा है महाराज जी, लेकिन यहाँ की गाय, और उन्होंने तो कहा कि यहाँ की गाय तो ब्रह्मचारिणी भी हैं, क्या कहेंगे कुल मिला? देखिए, भारत का मैं 3 चीज़ों में ये बोलना चाहता हूँ कि भारत का संस्कार, सुविचार और सुव्यवहार के लिए जो गाय है, सो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, ये कनेक्शन जब आएगा, भारत का अर्थनीति क्रिएट होगा। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। कृषि, जो ऑर्गेनिक खेती कैसा करना, ऑर्गेनिक गाय का संबंधित में कैसा करना, एक कृषि है। एक कृषि, एक गोरक्षा है और वाणिज्यम है। गोरक्षा भी 4 तरह का डिवीज़न में हम कर सकते हैं, क्योंकि कम समय के कारण मैं इसको समय ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा। एक सात्विक, राजसिक, तामसिक और दैव। तामसिक में गाय को शोषण करते हुए पैसा कैसा कमाना, पूरा अभी जो ब्रह्मांड में, जो भी इंडिया में जो चल रहा है, गाय का शोषण से ही चल रहा है। एक ईमेल जाने से कितना गाय कट होगा, खाली आप सिटी में रहने से कितना गाय कट होगा, उसका हमारे पास एक लिस्ट है। खाली आप सिटी में रहिए बस, इधर गाय कट होते रहेगा। अभी का जो इंडिया में कटिंग जो है ऐसा होता है, 3,500, 7,000, 12,000 अभी कट हो रहा है, अभी 14,000, अभी मैं चिटकी मार रहा हूँ ना, उधर कट हो रहा है। मगर फिर भी हमारा ये आस्था को नहीं काट पा रहा है। ये तीनों वाणिज्यम, उनको अर्थव्यवस्था में और कृषि का व्यवस्था में और गोरक्षा का व्यवस्था में, यदि हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट में यदि हम नहीं करेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं आएगा। तो ये हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सब लोग के लिए नहीं है। ये खाली 63% जो गांव में रह रहे हैं वो सब लोग जो हैं, ये बचा हुआ जो 37% जो सिटी में है ना, ये सब लोग आके उधर काम कीजिए, हम आपको पगार खिलाएंगे। हम 25 गांव में प्रचार करते हैं पिछले 2007 से। सो हम गांव में जाने के बाद उनका साथ प्रचार करने के बाद उनका उत्तर ये है, स्वामी जी आप इस्कॉन का है, जो फॉरेन से पैसा आते हैं आप लोग के लिए ठीक है, हमारे के लिए नहीं है। तो मतलब कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है, ये बड़े लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम लोग बाहर जाके काम करेंगे, 700 रुपये कमाएंगे, गाय दूध वगैरह दे के 2 गाय को रखने के बाद हमारे पास ना गोचरण भूमि है ना हमारे पास खेत है, तो हम गाय रखने का प्रेमी है, मगर कौन है सपोर्ट करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरा पूज्य प्रभु जी ने बोला, हमारे लिए ये राजा का स्तर पे जो हमारा नेता जो है हमारे साथ में सपोर्ट होके, जो एक वैष्णवों का स्तर पे खड़ा होके, जो कृष्ण का कॉन्सेप्ट का अनुसार
ये मेथडोलॉजी को लेके देखिए 4 चीज़ मेथड, मटेरियल, मनी, मैन पावर, ये 4 चीज़ कनेक्ट हो गया तो चलेगा। और ये प्रोजेक्ट 4 लोग हैं इधर देखिए, एक इंटेलेक्चुअल मतलब अभी डॉक्टर श्री कुमार, दूसरा जो है ब्राह्मणा इंटेलेक्चुअल, क्षत्रिय मैनेजमेंट जो अजीत प्रभु आपने देख रहे थे मैनेजमेंट पीपल, तीसरा जो है वैश्य गुड इकोनॉमी पर्सन जो अभी दे रहे, शूद्र मतलब जिसी से उसका हृदय भर के सेवा करना चाहते हैं। 4 लोग, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं है तो ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। सो मैं चाहता हूँ कि एक ब्लूप्रिंट हो जाए, एक ब्लूप्रिंट हो जाए। हम लोग का एफपीओ खोला है हमने, एफपीओ खोल के हम लोग जब गवर्नमेंट का साथ जाते हैं सो हमारा गवर्नमेंट हम लोग को हंसते हैं, ऑर्गेनिक खेती, एक मुंह अलग तरह से ही देखते हैं, आप गाय चराते हैं आपको लड़की नहीं देते हैं, मतलब हम ये कॉन्सेप्ट को ही क्रिएट। आप भी इसीलिए ब्रह्मचारी रह गए। आचरण ब्रह्म आचरण के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आवश्यकता नहीं है। भगवान का संतुष्टि के लिए आप कौन सा दिशा में भी रहिए, हृदय का कलर सेफ्रॉन होना चाहिए। क्या बात है। कपड़ा आप कौन सा भी डाल के कितना, अभी इधर जो भी है ना उनका हृदय सबका सेफ्रॉन है, दिल काला नहीं होना चाहिए। हाँ। बात ये आई थी कि गायों को यहाँ की तो गाय भी ब्रह्मचारिणी है, ठीक है। ये कंसेप्ट को मेरा ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा ये थी कि कहीं ये अननेचुरल तो नहीं है। लेकिन दीप्ति जी ने फिर कहा कि एक उम्र तक ब्रह्मचर्य की व्यवस्था यहाँ है ही ऑलरेडी। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नियम क्या है, आग गर्मी ही होता है मगर प्रहलाद महाराज को जलाया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से आग ठंडा हो गया। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। कुछ योगी लोग जो हैं वो पानी का अंदर बैठते हैं, तो यदि ये समाज में सबको डालेंगे तो सबको पालन नहीं होने वाला है, पता चला मर जाएगा। तो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। देयर इज ए यूनिवर्सल लॉ। जब कुछ ये यूनिवर्सल में लॉ है, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड द लॉ एंड देयर इज ए पर्सन बिहाइंड द लॉ। यदि आप ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं तो ये एक्सेप्शन को लेके आपको नहीं बनाना चाहिए, मगर ये विशेष तरह से क्यों बनाया है वो देश काल पात्र का अनुसार हम लोग कुछ लोगों को बनाया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे ही लेके। इधर कोई बहुत बड़ा सीए है, कोई ब्राह्मण है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, सन्यासी है। इंडियन पॉपुलेशन जो है 1.4 बिलियन है, राइट। सो मेरा जैसा स्वामी जी कितना है, थोड़ा सा है। सिमिलरली वैसे भी थोड़ा सा है, 1% और 2%। आप सबको, आप भी क्यों स्वामी जी नहीं बन रहे, स्वामी नहीं, इसे सीए पर्सन, इसे एडवोकेट पर्सन, इसे इंजीनियर पर्सन, सबको क्यों बनाना चाहते हैं एक ही इंजीनियर जैसा। सो कॉन्सेप्ट ये है, उसका परिस्थिति का अनुसार, उसका शरीर का अनुसार, उसका स्वभाव का अनुसार, ये जगह का एनवायरनमेंट के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार डिसीजन जो है, ये रिक्वायरमेंट, ये डिसीजन जो है ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार इट्स ए डे टू डे, मिनट टू मिनट डिसीजन है। उत्तर प्रदेश में जो प्लान है उस प्लान के बारे में थोड़ा सा आप और बता सकते हैं। देखिए, एक तो हम लोग जो हमारे पास में लगभग 1 करोड़ 90 लाख गौवंश है, इसको हम पूरी तरह से, इनका पहला विषय फीडिंग का, इनको हम अच्छा हरा चारा हर गाय को उपलब्ध हो। गाय चाहे सरकारी गौशाला में हो, चाहे किसान के पास हो, चाहे वो डेयरी में हो, कहीं भी हो। दूसरा काम है ब्रीडिंग का। हम अच्छी उन्नत नस्ल के देसी गौवंश का हम करने वाले हैं, जिससे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और 5 करोड़ परिवार हैं। 5 करोड़ परिवारों के पास में 3 करोड़ किसान परिवार हैं। 2 करोड़ 86 लाख किसानों के यहाँ किसान सम्मान निधि दी जाती है। गौवंश की संख्या 1 करोड़ 90 लाख, यानी एक किसान के पास एक गाय भी नहीं है। यदि हर किसान एक गाय रखना चाहता है तो हमें अभी 1 करोड़ 10 लाख गायों की आवश्यकता होगी। तो एक तो ब्रीडिंग यदि नहीं होगी तो ब्रीडिंग को अच्छा करना, अच्छी ब्रीड तैयार करना, ये हमारा लक्ष्य है। तीसरा मैनेजमेंट, हम उनका 1 ग्राम मूत्र का, गोबर का उपयोग, जो भी जहाँ गोबर और कचरा वहाँ बायोगैस। किसान अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। हमें बहुत बड़ा, हमारे पास 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारा पेट्रोलियम पे बाहर जा रहा है। हम उसमें से बायोगैस के माध्यम से हम डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड का विकल्प है गाय का मूत्र और गोबर और कचरे से प्राकृतिक खेती। सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नया मिशन, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है। यानी स्वतंत्रता के बाद 1960 से जब केमिकल फार्मिंग चालू हुई तो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशक को बढ़ाओ, लेकिन अब ये
अब हुई कि हर किसान के पास गाय हो, उसका 5 लीटर मूत्र हो, 10 किलो गोबर हो, प्राकृतिक खेती हो, गोबर गैस संयंत्र हो, तो इससे जो इकोनॉमी है वो हेल्थ होगी। जो हमारा लगभग देश का 5 लाख करोड़ रुपए केमिकल पे खर्च हो रहा है वो रुकेगा। सरकार की 2 लाख करोड़ की सब्सिडी वो रुकेगी। 5 लाख करोड़ हेल्थ पे जा रहा है वो हमारा रुकेगा। धरती जहरीली हो रही, पानी का संकट बढ़ रहा है, तालाब सूख रहे, नदियाँ सूख रही, सारी समस्याओं का समाधान जो गौवंश है। इसलिए गौवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो, हरा चारा उत्पादन हो, बायोगैस संयंत्र हो, इसको लेके उत्तर प्रदेश की और देश की नई इकोनॉमी गाय के माध्यम से खड़ी होने वाली है। आप अपना भाव कुछ आप बताएं तो आनंद है। सबसे पहले छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है वो सूर्य है, और सूर्य से 2 तरह की रश्मियाँ निकलती हैं, एक वेग की किरणें, एक प्रज्ञा की किरण, चेतना की किरण। वेग की किरण जो निकलती है उसको एडॉप्ट करने की पावर केवल घोड़े के पास होती है, इसीलिए पावर को हॉर्स पावर से इंडिकेट किया गया। और चेतना की जो किरणें निकलती है उसको ग्रहण करने की ताकत पूरी दुनिया में केवल गौमाता के पास है, क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी होती है, उससे वो एडॉप्ट करती है और अपने गव्यों में देती है। तो आप देखते हैं चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे गोमूत्र हो, पीलापन लिए हुए होते हैं। मनुष्य के पास भी वो ताकत नहीं है उस चेतना को ग्रहण करे। तो यदि हमें बुद्धि चाहिए, चेतना चाहिए, तो गाय के गव्यों के माध्यम से हमारे अंदर आ सकते धीमहि जी। तो ये सौभाग्य हमारा है। और कहा भी गया रामायण में, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। उन ठाकुर जी को भी गाय की कृपा पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम मनुष्य शरीर में इस दुनिया में आए और गौमाता का सानिध्य हमें मिला। और आज जो देखा है यहाँ पे, दिल गदगद हो गया, क्योंकि गाय कभी बंधने के लिए पैदा ही नहीं हुई है, स्वतंत्र विचरण के लिए। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है अनूठा है, यह जन जन तक जाना चाहिए। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी हम सुंदर जगह पे आ गए, हम कृष्ण लोक में दोबारा पहुँच गए, देवलोक में दोबारा पहुँच गए, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चारों तरफ इंसान नहीं है, देवता घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और मन बिल्कुल अंदर से ऐसा हो गया, बाग बाग हो गया है। इतना प्रेम, इतना सब कुछ, इतना नहीं मिलता। यहाँ पर गौ जैसी रखी हुई हैं, अपनी माँ की तरह से रखी हुई। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी जगह सबको मिले। मतलब ये एक तरह का गोलोक है। गोलोक है। आप यहाँ आएंगे, देखेंगे तो आपको भी दिखेगा। ठीक है जी, आप। अद्भुत है जो हमने देखा इसके अंदर। सुनील जी और दीप्ति जी ने जो यहाँ पे दिखाया, और मैंने परिकल्पना भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक्चुअली गौ माता का वास यही है, हम लोगों ने बांध रखा है, वो छोड़ना चाहिए और यहाँ से सीखना चाहिए कि हम ऐसा करें। और ये मैं चाहता हूँ कि सारी गौशालाओं को इसकी इम्प्लीमेंट करें, इसको बिज़नेस मॉडल से हटा करके एक्चुअल गौ माता की सेवा तो यही है जो इस आचरण में आके रहें। और यहाँ से प्रकृति को क्या मिल रहा है, प्रकृति के लिए क्या दे रही हैं, पानी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर हिसाब से देखें तो बहुत कुछ है। तो ये सब के लिए मैसेज है कि सब लोग इसमें लगें और एक्चुअल निःशुल्क निस्वार्थ होकर के इस भाव में जुड़ना चाहिए सबको, यही मैसेज चाहते हैं। डॉक्टर सीताराम गुप्ता ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और योगेश जी मित्तल भी हैं जो मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। अद्भुत काम है जो होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। बालियान जी हैं हमारे साथ में, और काऊ ब्रीडिंग को लेकर के वो पैशनेट हैं, उसके लिए पूरा देश जो है घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो लेकिन आपने आकर देखा, जब हम जंगल में आ रहे थे तब हमें लगा कि यहाँ क्या है, क्या हम स्मार्ट खेती के बारे में क्या बताएंगे, तो लेकिन मुझे तो लगा ये स्मार्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने यहाँ प्रवेश किया तो हमें लगा कि कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ ऐसा देखने आए थे, हमें ये नहीं पता था तब तक कि इतना अद्भुत अंदर गायों के लिए व्यवस्था है, प्रबंधन है, इतना खुला हो के गायें, मतलब बिल्कुल फ्री। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा अभी तक नहीं देखा, पहली बार है जो मैं इसको देख रहा हूँ। मतलब बिल्कुल तनाव मुक्त गायें यहाँ हैं, किसी किस्म का किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कोई बीमारी, कोई समस्या या कोई उनको चारे की कोई समस्या हो, ना खाने की दिक्कत है, ना घूमने की दिक्कत है। वो बहुत अद्भुत है। और मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को, जो सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं या किसी के कब्जे में हैं, जिले वाइज एक इस तरीके का अभ्यारण्य बनाना चाहिए।
हमारे यहाँ गोचरान जमीन जो है, और संविधान में भी व्यवस्था की गई कि देश की 2% से ज़्यादा ज़मीन जो है वो गायों के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है। लोगों ने अपने आरक्षण की चिंता तो की, लेकिन गायों का जो आरक्षण था उस आरक्षण की चिंता नहीं की, बल्कि उसको एनक्रोचमेंट कर लिया। आज पता नहीं चलता है कि कहाँ पर हैं गो अभ्यारण्य, गोचरान ज़मीन कहाँ है उस पर, ठीक है, और वो कहीं है तो बंजर पड़ी है, उसको किस तरह से विकसित किया जाए, गायों को वहाँ कैसे आमंत्रित किया जाए, कैसे इस स्तर की सेवा वहाँ पर उनकी की जाए। और यहाँ सेवा नहीं करनी पड़ती है, ये तो उस प्रकृति का हिस्सा है। और ये हिस्सा कितना सुंदर है ये आप जयपुर से 38 किलोमीटर दूर सिरोही में आकर आप देख सकते हैं। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।